बच्चों जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट सहायक वाचन खंड पाठ 3 गणेश शंकर विद्यार्थी, लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पहले आइए अपना कलम, अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को साथ लेकर बैठें। अध्ययन के दौरान कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, उसे आप रेखांकित करते जाएं। उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय रेखांकित किए हुए अनुच्छेद से आपको अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी और इससे अंक प्राप्त होंगे और आपका योग्यता का निर्धारण होगा। तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। एक समय था जब उत्तर भारत में, विशेष रूप से उस उत्तर प्रदेश में जो उन दिनों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, प्रताप नाम के हिंदी साप्ताहिक पत्र की धूम थी। भारतीय क्षितिज पर महात्मा गांधी के आविर्भाव के कुछ वर्ष पहले प्रताप का प्रकाशन कानपुर नगर से आरंभ हुआ था। उसका प्रकाशन मध्य भारत से आए हुए एक नवयुवक ने आरंभ किया था, जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रायः 57-58 वर्ष पहले की बात है। तब लेखक 13-14 वर्ष का बालक था और उस पर कविता लिखने का पागलपन सवार हुआ था। वह उन दिनों कानपुर नगर में रहता था और नियमित रूप से प्रताप पढ़ा करते थे। उससे प्रेरणा ग्रहण करता था। प्रताप में देशभक्ति के लेख छपते थे, देशभक्ति की कविताएं छपती थीं। बालकाल की प्राण शक्ति से उल्लसित एवं उच्छ्वसित कुतूहल से युक्त लेखक उन्हें पढ़ता था। छंदों का ज्ञान उन्हें थोड़ा बहुत हो गया था। लेखक एक कविता लिखा था। उनके यह बात सन 1917 की है और उन दिनों लेखक थियोसॉफिकल स्कूल कानपुर में 8वें दर्जे में पढ़ता था। स्वभावतः उनके पास भाषा का अभाव था, शिल्प का ज्ञान नहीं था, अत्यंत अनपढ़ कविता थी वह उनकी। लेकिन उनके अंदर प्रबल अभिलाषा थी कि उनकी वह कविता प्रताप में छपे। लेखक कानपुर के पटकापुर मोहल्ले में रहता था। प्रताप पत्र फील खाना से निकलता था जो पटकापुर से मिला हुआ था। उनके घर से प्रताप ऑफिस का फासला कुल 3-4 फरलांग का था। तो लेखक अपनी वह कविता लेकर प्रताप ऑफिस पहुंचा। प्रताप ऑफिस में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल पड़ता था, जिसमें उस समय 4-6 आदमी बैठे हुए काम कर रहे थे। एक व्यक्ति संभवतः अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर टहल रहा था। दुबला सा युवक, धोती और कमीज पहने हुए, मुख पर अधिकार की भावना। उस व्यक्ति को उन्होंने पहले भी देखा था। लोगों ने बताया था कि वह व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी है। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर उनसे पूछा था, क्या काम है? हिचकिचाते हुए लेखक उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि अपनी कविता प्रताप में छपवाना चाहता हूँ। यह कहकर लेखक अपनी कविता उनके सामने बढ़ा दी थी। प्रिय बच्चों, यहाँ प्रताप से आशय प्रताप पत्रिका से है, जिसमें कहानी, लेख, समाचार आदि प्रकाशित हुआ करते थे। उसे संक्षेप में प्रताप के नाम से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उन्होंने हाल से लगे हुए एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा था, उस कमरे में रमाशंकर अवस्थी बैठे हैं, उन्हें दे दो। और यह कहकर वह फिर अपने विचारों में खो गए थे।
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से वह उनका प्रथम साक्षात्कार था। निहायत उखड़ा हुआ और रूखा सा। करीब 3-4 महीने बाद लेखक के नाम से प्रताप में एक कविता प्रकाशित हुई। भावना वही, छाप वही, लेकिन भाषा एक बार ही बदली हुई और उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। उस कविता के प्रकाशन के 2-3 महीने बाद लेखक अपनी दूसरी कविता लेकर प्रताप पहुंचा। हाल में फिर गणेश शंकर विद्यार्थी से साक्षात्कार हुआ। उनका वही प्रश्न और मेरा वही उत्तर। इस बार उन्होंने उनकी कविता अपने हाथों में ले ली। उन्होंने उसे पढ़ा और उनकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, बड़ी अच्छी कविता है, जाओ छप जाएगी। और लेखक प्रसन्न मन से चला आया। तीसरे या चौथे सप्ताह वह कविता प्रताप में प्रकाशित हुई। वैसी की वैसी, कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। इसके 2-3 साल के अंदर ही लेखक का परिचय कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक से हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रताप में आ गए थे। श्री रमाशंकर अवस्थी उनसे उम्र में 4-5 वर्ष ही बड़े थे और वह इन लोगों के गुट में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि इस गुट का महत्वपूर्ण सदस्य भी बन गया था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रोत्साहन से कानपुर में हिंदी साहित्य की एक नवीन धारा का आविर्भाव हो रहा था। लेखक ने कहा, अपने को प्रताप परिवार का सदस्य समझते थे और हम सबके मानस गुरु थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी वह कानपुर शहर के राजनीतिक जीवन के प्राण थे। अत्यंत सरल और त्यागी, धन और वैभव से दूर। अपने दफ्तर के निकट ही तंग गली के एक छोटे से मकान में वह अपने समस्त परिवार के साथ रहते थे, जबकि उनके नाम से बड़े बड़े अफसर, रईस और पूंजीपति थर्राते थे। मझोले कद के दुबले पतले आदमी शक्ल से ही पता चल जाता था कि उनकी जिंदगी अभावों से लड़ने में ही बीती है। लेकिन उनकी लेखनी में ओज, उनकी वाणी में ओज, उनकी समस्त व्यक्तित्व में ओज तथा प्राणों में कुलिस की कठोरता थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह व्यक्ति अंदर से साहित्यकार थे। उनसे प्रेरित होकर ही लेखक ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास उस कच्ची उम्र में ही पढ़ डाले थे। क्रांतियों से संबद्ध साहित्य के वह विशेषज्ञ थे। विश्व की नवीन उभरती हुई धाराओं को वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। सन 1921-22 ईस्वी में ही लेखक ने उनके प्रभाव से कार्ल मार्क्स, मैक्स वीनी एवं फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिखे थे, जो उन्हीं दिनों प्रताप प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रभा में छपे थे। कविता के क्षेत्र से निकलकर लेखक का गद्य साहित्य के क्षेत्र को अपनाने का श्रेय मूल रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी को है। उन्होंने ह्यूगो के 2-1 उपन्यासों का स्वयं अनुवाद किया था, जो आज तक प्रकाशित नहीं हो सका और जो संभवतः अब नष्ट भी हो गया है। उस समय उनके ऊपर गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आतंक सा था। जनजीवन को आलोड़ित करने वाले, सरकार को हिला देने वाले, वह अंदर से बहुत सरल और भोले थे। अति गंभीर दिखने वाले व्यक्तित्व में गजब की विनोद प्रियता भी थी। उन्हें याद है कानपुर के फूलबाग की वह सभा, जिसमें उन दिनों एक सुप्रसिद्ध नेता कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय में एक साधारण दर्शक की भांति एक किनारे खड़े थे। उनके साथ थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, लेखक और 2-1 अन्य व्यक्ति। सुंदरलाल जी का भाषण बड़ा ओजपूर्ण था। जब सुंदरलाल जी अपने भाषण के एक अंश पर आए, गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सुंदरलाल जी रोने लगेंगे। यह कहकर वह थोड़ा सा पीछे हटे
और तभी सुंदरलाल जी बिलक बिलक कर रोने लगे। लेखक ने कहा, जो कुछ मैं आज हूँ वह मेरी आंतरिक प्रवृत्तियों की उपज तो अवश्य है, लेकिन उसके विशिष्ट रूप ग्रहण करने में बाह्य परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है। यदि वह बालकाल में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में न आ गया होता तो वह कोई दूसरा ही व्यक्ति होता। उन्हें यह अनुभव हो रहा है, यह न झुकने और दबने की प्रवृत्ति, यह दूसरों पर सरल सहज विश्वास, यह जिसे लेखक सत्य और न्याय समझता है उस पर अटिग आस्था, जिन्हें वह जीवन भर ढूंढने का प्रयत्न करता है। ऐसा लगता है कि वह यह सब उनसे ही विरासत के रूप में मिले हैं। वैसे उनका घनिष्ठ मित्र या प्रिय शिष्य बन सकना उनके लिए संभव न था। राजनीति में मेरे लिए आ सकना भी संभव न था, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अंदर वाले साहित्य और कला को तिलांजलि देकर राजनीति के क्षेत्र को पूरी तरह अपना लिया था। फिर भी उन्हें लगता है कि मेरे निर्माण में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, उन्हें अनजाने ही। लेखक आगे यह भी लिखते हैं कि आज जब मैं अपने बीते हुए जीवन का विवेचन करता हूँ तब मुझे लगता है कि गणेश शंकर जी मुझे हर तरह की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। यह बात दूसरी है कि अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के कारण मैंने ही उनके सामने हाथ नहीं फैलाया। इसके प्रमाण में उन्होंने एक घटना का उल्लेख करने का लोभ संवरण न कर सकूंगा। लेखक अपनी आर्थिक स्थिति, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था तथा गणेश शंकर विद्यार्थी से प्राप्त सानिध्य की भी चर्चा करते हुए आगे लिखते हैं कि सन 1924 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब मेरे सामने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का प्रश्न आया। कानपुर में जो डिग्री कॉलेज थे वे प्रांतीय सरकार की नई शिक्षा पद्धति के कारण तोड़ दिए गए थे। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों में सीमित कर दी गई थी। संयुक्त प्रांत में उन दिनों 4 विश्वविद्यालय थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। काशी हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित होकर महत्वपूर्ण बन चुका था। मेरी आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आसानी से कानपुर के बाहर जाकर किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकूं। गणेश शंकर जी ने मुझे काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ कुछ ऊपरी काम मिल जाने की संभावना थी। राय कृष्णदास उन दिनों बनारस के प्रभावशाली रईस समझे जाते थे। गणेश जी की उनसे मित्रता थी। संभवतः प्रताप के प्रकाशन में वह गणेश जी के सहायक भी थे। उन्होंने राय साहब के नाम व्यक्तिगत पत्र देकर मुझे काशी भेजा था। यह बात दूसरी है कि किन्हीं कारणों से काशी में बात नहीं बनी और मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। लेखक यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के कार्यकुशलता, उमंग, उत्साह और उनकी लगनशीलता के संबंध में भी जानकारी देते हुए लिखते हैं कि मध्य भारत के एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। देश के अन्य महान नेताओं की भांति वह पारिवारिक चिंताओं से मुक्त नहीं थे। शायद वह मेरी ही भांति परिस्थितियों से विवश एवं संघर्षग्रस्त थे। उनमें उमंग और उत्साह था, महत्वाकांक्षाएं थी और संभवतः इसलिए वह कानपुर आए थे। वहाँ उन्हें 2 सहयोगी मिल गए थे, श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा और पंडित शिव नारायण मिश्र। आज कानपुर वाले भी इन दोनों के नाम भूल से गए हैं, लेकिन अपने जीवन काल में यह दोनों कानपुर के नागरिक जीवन की महत्वपूर्ण हस्तियां थीं। गणेश शंकर विद्यार्थी के समुदाय में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था और इन 3 आदमियों ने प्रताप की स्थापना की थी। वैसे सक्रिय रूप से प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी का ही स्थान था। बाद में कुछ मतभेदों के कारण श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा प्रताप से अलग हो गए थे। औद्योगिक नगरी
कानपुर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए लेखक यहाँ लिखते हैं कि कानपुर औद्योगिक नगर है, अनगिनत मिलें वहाँ धुआं उगलती रहती हैं। गुलामी के काल में उस अंचल में रहने वाले हजारों भूखे व्यक्ति रोजी कमाने के लिए कानपुर की ओर भागते थे। उस समय कानपुर की प्रमुख समस्या मजदूरों की समस्या थी। समाजवाद का नाम तो लोगों को मालूम नहीं था, वह नाम तो रूस की राज्य क्रांति के बाद ही लोगों को मालूम हुआ। लेकिन समाजवाद की भावना से गणेश जी अवश्य प्रेरित थे और उन्होंने मजदूरों के संगठन का काम भी अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी का क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति तथा उनके प्रति सेवाभाव की भावना को भी लिखते हैं और वह कहते हैं कि समस्त देश की सुस्पष्ट समस्या अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने की थी। उस गुलामी को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण दल भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहा था। उस दल को पैसों के लिए कानपुर का मुंह देखना पड़ता था, जो प्रांत का औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र था। वे क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी के शरण में आते थे, क्योंकि वह कानपुर के प्रमुख नेता थे और दूसरों से मांग जांचकर तथा प्रायः अपनी ही पेट काटकर वह उन क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे। यहाँ पर लेखक ने प्रताप पत्रिका के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और वे लिखते हैं कि आज मैं सोच रहा हूँ कितनी बल की प्राण शक्ति थी उनमें। प्रताप भारतवर्ष का एक अति शक्तिशाली साप्ताहिक पत्र बन गया था। श्री गणेश शंकर उस पत्र के संपादक एवं संचालक दोनों ही थे। तो उस पत्र का संपादन एवं संचालन करना, मजदूरों के संगठन में पूरी तरह अपने को झोंक देना, क्रांतिकारियों की जी तोड़ सहायता करना, अनेक आंदोलनों में भाग लेकर जेल जाना आदि कार्य उनकी इस प्राण शक्ति के प्रमाण थे। यहाँ लेखक तत्कालीन संयुक्त प्रांत की कौंसिल के चुनाव के संबंध में जानकारी देते हुए लिखते हैं कि एक धुंधली सी याद मुझे संयुक्त प्रांत की कौंसिल के उस चुनाव की है जिसमें कांग्रेस हाईकमान ने गणेश जी को कानपुर के अत्यंत संपन्न और प्रभावशाली पूंजीपति के मुकाबले खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि उन पूंजीपति महोदय ने उस चुनाव में 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए थे। आज वे 2.5 लाख रुपए 25 लाख के बराबर हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी उनसे करीब 1 लाख वोटों से जीते थे। जनता का अडिग विश्वास था उनके ऊपर। बच्चों, इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अब हम पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं और उनके उत्तर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अंक प्राप्त करेंगे। चलिए, पहला, भगवती चरण वर्मा का प्रथम परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से कब और कैसे हुआ। प्रश्न दूसरा, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई। प्रश्न तीसरा, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा, भगवती चरण वर्मा ने गणेश शंकर जी से प्रभावित होकर किस प्रकार का साहित्य पढ़ा और लेख लिखे। प्रश्न पांचवा, विद्यार्थी जी पत्रकारिता के अतिरिक्त किन किन गतिविधियों में सक्रिय थे। इन प्रश्नों के सभी के उत्तर पाठ के अंदर स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। पाठ को यदि हम बार बार अध्ययन करेंगे, लिख के तैयार करेंगे और उसका अभ्यास करते रहेंगे तो हम अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, आइए अब हम एक छंद का अध्ययन करते हैं। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो,
शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हों जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ मात्रा गिनने का प्रयास करते हैं। लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, ये लघु लघु, ये लघु, ये लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और गुरु। यहाँ पर अब हम मात्रा की गिनती करते हैं। 1 और 2, 3, 4, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, 1 12, 13, 14 और 2 16, 17, 18 और 2 20, 21, 22 और 2 24। इसके पश्चात हम इस पंक्ति के मात्राओं की गणना करेंगे। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु, यह लघु है, यह गुरु है, यह लघु, यह गुरु, यह लघु और यह लघु है और यह गुरु, यह गुरु है, यह लघु लघु, यह लघु है, यह लघु 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 एंड लघु। अब हम इसकी गणना करते हैं इन मात्राओं की। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 9 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15, 16 17 और 2 19 और 2 21, 22 23 24 25 26 27 28। इस प्रकार हमने मात्राओं की गिनती कर लिया। अब ये बच्चों, हमने मात्राओं की गिनती क्यों किया? यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। जब हम मात्राओं की गिनती कर लिए हैं तो हम अब ये निश्चित करेंगे कि ये कौन सा छंद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण रोला और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 की यति पर 24 मात्राएं हैं और उल्लाला के हर चरण में 15-13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार के छंद को छप्पय छंद कहते हैं और यह मात्रिक छंद है। बच्चों आइए अब हम दूसरी छंद की ओर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम वर्ण के आधार पर गिनती करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस पंक्ति में 16 वर्ण हैं। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण हैं। तो चलिए अब हम इन वर्ण के आधार पर इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन सी छंद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इस प्रकार के वर्णिक छंद को कवित्त छंद कहते हैं। इस प्रकार छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। जिन छंदों की गणना हम मात्रा के आधार पर करते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं और जिन छंदों की गणना हम वर्ण के आधार पर करते हैं उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इस प्रकार हमने
छंद का अध्ययन किया है। इस प्रकार 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को सवैया छंद कहते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। मतगयंद, दुर्मिल, मदिर, चकोर, किरीट आदि। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है। इसी के साथ पुनः एक बार हम अभिवादन करते हैं। जय हिंद।